मेरे हौसलों की उड़ान अभी लंबी है, मेरे इरादों की इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मापी है महज मुट्ठी भर जमीन, आगे समूचा आसमां बाकी है। जी हाँ, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये हैं अखिल बख्शी के अल्फाज। अखिल बख्शी कौन, बताते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 हिमाचल का सोशल प्लेटफॉर्म। तो हम बात कर रहे थे अखिल बख्शी की। अखिल बख्शी वो युवा जिन्होंने साल 2012 में जो है वो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया और आज की तारीख में वो उत्तर प्रदेश की जो मुख्य केंद्र है, जो कि आजकल बहुत चर्चा में भी रहता है क्योंकि सीएम सिटी के नाम से वो इलाका जाना जाता है, गोरखपुर डिब्बी के नाम से भी वो इलाका जो है वो जाना जाता है। और गोरखपुर में जो है आजकल उनकी तैनाती है, लेकिन उनका फलसफा जो है, उनका ध्येय जो है अपनी इस सिविल सर्विसेज की बजाय जो है बिल्कुल उस वक्त बदल गया जब ये कोविड काल शुरू हुआ। चलिए विस्तार से हम चर्चा करेंगे, इसलिए क्योंकि इस वक्त मेरे साथ खुद अखिल बख्शी मौजूद हैं और बातचीत के लिए जो है यहां पर पहुंचे हुए हैं। अखिल जी, आपका बहुत स्वागत न्यूज 18 पर। थैंक यू सो मच। अखिल जी, सबसे पहले तो बहुत बधाई कि आप हिमाचल के, इनफैक्ट कांगड़ा के नूरपुर के रहने वाले हैं और आपने सिविल सर्विसेज क्लियर भी की है और सेवाएं भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम उसी के बारे में जानना चाहेंगे कि फिलहाल किस तरह से शुरुआत हुई, आप उस तरफ आगे बढ़े। मेरा जी एक्चुअली जो एक बैकग्राउंड था वो आप ही की तरह जर्नलिज्म का रहा है, मास कम्युनिकेशन का रहा है। मैंने अपनी एमए मास कम्युनिकेशन में की थी और उसी दौरान मेरे एक टीचर थे जो मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपको सिविल सर्विस के बारे में भी सोचना चाहिए। तो अपनी मास कम्युनिकेशन करने के बाद मैंने 1 साल के लिए अलग अलग चैनल्स में इंटर्नशिप की और उस समय मैंने 2 एग्जाम्स दिए, एक नेट का और एक यूपीएससी का। एंड भगवान की कृपा समझिए और माता पिता का आशीर्वाद था कि वो दोनों के दोनों एग्जाम्स मेरे पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो गए। तो बस उसके बाद सिविल सर्विस में जिस तरह से सिलेक्शन हुआ और वहीं पर हम चल पड़े। नहीं, ये किसने कहा आपको कि सिविल सर्विसेज का ही एग्जाम देना चाहिए आपको? ये मेरे एक टीचर थे, धर्मशाला से ही बिलोंग करते थे। टीचर ने ये नहीं कहा कि आपको राजनीति में जाना चाहिए इसलिए क्योंकि आपके पिताजी जो है वो राजनीति से ताल्लुक रखते थे? जी देखिए, एक्चुअली हर किसी का टेम्परामेंट जो है वो अलग अलग होता है और मैं जब अपने स्कूल में था या कॉलेज में था तो मैं बहुत ही पढ़ाकू बच्चा था। मेरा सिर्फ इतना सा होता था, जैसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला से पढ़ा हूँ, मैंने अपना झोला उठाना है और अपने क्लासरूम में पहुँचना है, अपनी क्लासेस लगानी है और बिना किसी से बात किए वापस पहुँच जाना है। तो कहीं टीचर ये तो नहीं कहते थे कि ये देखिए इन बच्चे को, इस बच्चे को जो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग की मशाल है आप लोगों के सामने, ऐसा बोला कभी किसी ने? मेरे सामने तो नहीं बोला, लेकिन आई होप बोला हो। आपके साथियों ने नहीं बताया आपको कि टीचर ऐसा बोलती हैं, आप थोड़ा सा दूसरी तरह से बन के आया करो? जी जी, समटाइम्स ऐसा था बिकॉज क्या था कि मेरा बचपन से ही ना को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत इंटरेस्ट था। तो मेरा ये रहता था कि अपनी पढ़ाई से मतलब रखना है और उसके अलावा कभी डिबेट्स हो गई, डेक्लेमेशंस हो गई, पोएम रेसिटेशन हो गया, उसमें पार्टिसिपेट करना है। मुझे लिखने का बहुत शौक था, स्टोरीज लिखता था, कविताएं लिखता था एक पॉइंट पे। पर उसके बाद जैसे जैसे ज़िंदगी बदलती गई, जैसे जैसे अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते गए, तो एक बहुत ही सीमित दायरे के अंदर हम लोग ऑपरेट करना शुरू हो गए। और पॉलिटिशियन के बच्चे इस तरह से कभी हृदय भी होते हैं, इस तरह से भी होते हैं, खैर होते होंगे, मैं इस पे नहीं जाता, ये अपवाद मैं अपने सर मोल नहीं लेना चाहता। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप इस तरह से लिखते थे, इस तरह से बिल्कुल पढ़ाकू बच्चे थे, तो घर का माहौल क्या, क्योंकि आपके पिताजी, सबसे आप बताएंगे या मैं बता दूं? आप ही बता दीजिए, आप बता दीजिए दर्शकों को, पिताजी इनके जो हैं वो क्या थे? मेरे पिताजी जो हैं वो एमएलए रह चुके हैं, नूरपुर के पूर्व विधायक रह चुके हैं। जी जी। और उससे पहले वो बीडीसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और पापा ने लगभग 40 साल अपने जीवन के राजनीति को दी। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब, आप जो हैं वो कवि हृदय कैसे हो गए? आपको तो पॉलिटिशियंस में जाकर आप तो जानते ही हैं कि जो पॉलिटिशियंस होता है या उसके घर का माहौल किस तरह से होता है, लोग आते हैं जाते हैं, तो ऐसा ही माहौल होता था घर में भी? जी बिल्कुल। इनफैक्ट जब हम छोटे हुआ करते थे तो मुझे अच्छे तरह से याद है कि अपना घर लगता ही नहीं था, क्योंकि वहां पर हर समय कोई ना कोई बाहर का ही व्यक्ति हुआ करता था। इनफैक्ट कई बार तो पापा से बात करना, उनसे मिलना और उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता था। पर एक चीज जो मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छी की, वो ये थी कि जब वो पहली बार एमएलए बने, उन्होंने सबसे पहले मुझे एक लोकल स्कूल था जहाँ पे पहले मैं पढ़ रहा था, वहां से निकालकर हॉस्टल में डाल दिया शिमला। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे घर से इतनी दूर क्यों भेज रहे हो, तो उनका एक बड़ा सिंपल सा रिस्पॉन्स था। कहते कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें लगेगा कि मेरे जो फादर हैं वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट तुम्हारे अंदर आ जाएगी और तुम्हें ये लगेगा कि एक पॉलिटिशियन का, एक राजनेता का बेटा होने के नाते मुझे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों से मिलनी चाहिए। आप घर में कितने भाई बहन हैं? आप कितने? मेरी 2 बड़ी बहनें हैं और मैं सबसे छोटा हूँ। आप सबसे छोटे हैं जी। यानी भाई इकलौते हैं आप? जी।
और भाई इकलौते को पिताजी ने जो है अपनी जो, क्योंकि कई बार तो जितने पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपने बच्चों को इसी दिशा में आगे बढ़ाते हैं, और आपको उन्होंने सिर्फ पढ़ाई की दिशा में आगे बढ़ाया, और आप उनकी कसौटी पर खरा भी उतरे, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने हमें दरअसल एजुकेशन अच्छी थी और उसके बाद वो चॉइस हमारे ऊपर छोड़ दी कि आप जो भी करना चाहते हैं आप कीजिए। और इसलिए मैं सच कहूँ तो अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के दौरान मैंने बहुत सारे हाथ पैर मारे इधर उधर। मैंने बीच में बीबीए करने का ट्राई किया, मैंने उससे पहले +1 +2 में मेडिकल किया, पीएमटी का एग्ज़ाम क्लियर किया और फिर छोड़ दिया। और कभी डॉक्टर बनने का शौक चढ़ा, कभी जर्नलिस्ट बनने का शौक चढ़ा, कभी नेट देकर टीचर बनने का शौक चढ़ा, पर अल्टीमेटली एक जो सेटिस्फैक्शन थी वो मैंने देखा मुझे पब्लिक सर्विस में मिली। अब आपको कौन सा शौक चढ़ा हुआ है, क्योंकि आप जो पब्लिक सर्विसेज में तो आ ही चुके हैं, इनफैक्ट आप तो वहाँ पर अधिकारी भी हैं रेलवे में, गोरखपुर में, तो वहाँ से भी 2 साल से जो है वो आप स्टडी लीव पे हैं। अब कौन सा शौक है आपको? जी देखिए, पब्लिक सर्विस का जो एक शौक है उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। उसको आप चाहे तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे भी कर सकते हैं या किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे जब आप करते हैं तो आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट से बांध दिया जाता है, आपके हाथ बन जाते हैं, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक कुर्सी पर बैठकर नहीं कर सकते। और आप बनना नहीं चाहते? जी, वी आर फ्री स्पिरिट्स ऑल ऑफ अस। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को किसी भी तरह के बंधन में, किसी भी तरह की बंदिश में कभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे पिता जो मेरे लिए एक इतनी बड़ी मिसाल थे, एक जीवन की मशाल जिसे आप कह सकते हैं, तो प्रेरणा स्रोत भी वही है, प्रेरणा स्रोत भी वही है। उनकी जब देहांत हुआ, उनकी जब मृत्यु हुई दिसंबर साल 2020 में जब उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद मुझे लगता है कि मेरा जीवन जो है एक 360 डिग्री का टर्न ले लिया उसने, कंप्लीटली चेंज हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कांधों पे आ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ गई। और मुझे अभी भी वो मोमेंट याद है जब पापा की बॉडी को हम लोग लेकर आए थे और वो घर में उनको क्रिमेशन करने से पहले वो थे और मैं उनके पास बैठा था उनका हाथ पकड़कर। और उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि इससे बुरा मेरे जीवन में और क्या होगा। ये शायद मेरे जीवन का सबसे लोएस्ट फेस है जो मैं आज देख रहा हूँ। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, इससे नीचे में और नहीं गिर सकता। इसके बाद मैंने सिर्फ ऊपर उठना है और उनकी जो विचार थे, उनकी जो सोच थी, उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना है। और उसी समय वहाँ पर बैठे बैठे उनकी टोपी मैंने अपने सिर पे जो आज पहनी है, ये मैंने उसी समय धारण की और मैंने ये प्रण लिया कि मैं इसे जीवन भर पहनूंगा। यानी एक आईएएस ने अपने पापा का जो ताज था वो अपने सर पे ले लिया, और जो पापा नहीं चाहते थे अब वो इसी दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। जी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते थे। नहीं, वो चाहते होते तो फिर आपको हॉस्टल नहीं ना भेजते। वो हम लोगों को, जैसे मैंने पहले कहा, चॉइस देना चाहते थे। उनका बेसिकली ये था कि हमें आगे बढ़ाकर हमें एक वेल सेटल्ड, एक एम्पावर्ड इंडिविजुअल बनाए जो ज़िंदगी में अपनी चॉइसेस जो हैं खुद ले सकते हैं। और वही चॉइसेस उन्होंने कभी अपनी चीज़ हमारे ऊपर थोपी नहीं। उन्होंने हमेशा यही कहा कि आप अपने डिसीजंस खुद लो, आपको जो सही लगता है वो करो। जब आपने आईएएस की परीक्षा पास की थी तो पापा खुश तो बहुत हुए होंगे, फिर उन्होंने नहीं कहा कि बेटा आपकी मर्जी, अब करनी है तो करो, नहीं करनी तो और भी आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उनके शब्द हैं। मैं आपको बताता हूँ कि 2014 में ट्रेनिंग के दौरान मेरे लाइफ में एक ऐसा फेस आया था जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये मेरे से नहीं होगा, मैं थक गया हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सुबह से शाम तक आप सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ऑक्यूपाइड है, आपके पास समय नहीं है, अपने लिए समय नहीं है। तो उस समय मैंने पापा को बोला कि पापा ऐसे ऐसे है। और तो वो जो समय था वो किसके लिए था? नहीं, वो समय बेसिकली ट्रेनिंग के दौरान, जब हम लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी। उसके बाद फिर सेवा शुरू होनी थी ना, फिर तो पूरा ही समय था फिर तो। नहीं, देखिए, वो हर अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो कुर्सी पर बैठकर भी फ्री होते हैं, वेले होते हैं, उनके पास करने को और कुछ नहीं होता। और कई ऐसे होते हैं जो ऑफिस में ना रहकर भी ऑक्यूपाइड होते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने समय का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरा नेचर हमेशा से इस तरह से रहा है कि मैं कुछ ना कुछ करने के लिए ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है, मेरा पर्सनली ऐसा, आप इसे फिलॉसफी माने या स्पिरिचुअलिटी माने, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में हमारे पास बहुत कम समय है। आजकल क्या है कि इंसान का लाइफ स्पैन बचा कितना है। हमारे जो पुराने बड़े बुजुर्ग थे वो फिर भी 80-90 साल तक जी लिया करते थे। हमारी लाइफ क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल, 65 साल, 70 साल। उसमें से भी आज 34-35 बरस की उम्र में हमारी आई थिंक 35% लाइफ ख़त्म हो चुकी है, शायद उससे ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि एक एक दिन का बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जितना काम कर सकते हैं उतना काम करना चाहिए, और एक कोशिश करनी चाहिए कि वो काम जो है वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड ना हो, सिर्फ आपके अपने लिए ना हो, बल्कि आपके अपनों के लिए और जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं उन सब के लिए हो। बीइंग मतलब मैं आपको
उस तरह से देखूं कि पॉलिटिशियंस का बेटा होने के बावजूद भी आपने जो है उनकी कसौटी पर, जो आपके पेरेंट्स चाहते थे उनकी कसौटी पर आपने खरा उतरने की कोशिश की, नो डाउट। अच्छे आप IAS की परीक्षा आपने पास कर ली, उसके बाद अब आपने जॉब भी आपने की, ट्रेनिंग भी की, और उसके बाद जो आप घर भी वापस आ गए। तो अब आप जो हैं आगे बढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप पब्लिक की ही सर्विस करें, लेकिन उसमें नहीं बल्कि किसी और ध्येय से, क्योंकि आप जो चर्चा में जिस चर्चा में आए हैं, जिसके थ्रू और जिसके थ्रू आज आप इस मंच आप शेयर कर रहे हैं न्यूज़ 18 का यहाँ पर बैठ के, वो इसलिए क्योंकि सुनने में ये आया कि आपने तमाम पंचायतें, जितनी भी पंचायतें, उनको साधने शुरू कर दिया है, वहाँ पर जो है वो लाइब्रेरीज खोल दी है, वहाँ और सारी सुविधाएं पहुँचानी शुरू कर दी है। ये क्या है सब? देखिए, ऐसा है, जैसा मैंने पहले 2 शब्द कहे, पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस का जो एक कीड़ा कह सकते हैं आप, वो पापा के अंदर भी था और वो मेरे अंदर भी बहुत कूट कूट कर भरा हुआ है। जैसा मैंने पहले भी कहा, प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सच कहूँ तो इस टाइम पे राजनीति का या पॉलिटिक्स का ना मेरे दिमाग में कोई सोच है, ना उस तरह से आगे बढ़ने का फिलहाल हमारा इरादा है। हम लोग यही चाहते हैं कि पंचायतों में, क्योंकि देखिए जब पापा का टेन्योर था, आपको शायद पता होगा या नहीं, लेकिन बैक देन उन्होंने एक दिन के अंदर अंदर 16 स्कूल्स को अपग्रेड करवाया था इन जस्ट 1 डे। और उनके पूरे टेन्योर में उनका जो बेसिक फोकस था वो सिर्फ 2 सेक्टर्स के ऊपर था, एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन के मामले में इनफैक्ट आप आज भी नूरपुर चले जाएं तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा स्कूल्स में आपको पापा की नेम प्लेट मिल जाएगी। बाकी किसी जगह हो ना हो, लेकिन स्कूल्स में ज़रूर मिलेगी। अखिल जी, मैं रोकना चाहूँगा आपको यहाँ पर आज की तारीख में, क्योंकि आप तो एक सक्सेस, मैं ये कह सकता हूँ कि पब्लिक सर्वेंट भी हैं, और क्योंकि IAS की परीक्षा पास करना ये कोई खाला जीरा का बाड़ा नहीं है, वो आपने करी है। आज के हिसाब से हम लोग देखें तो शिक्षा को आप कहाँ देखते हैं हिमाचल प्रदेश में? मेरा ऐसा मानना है कि बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में हिमाचल प्रदेश शिक्षा की क्वांटिटी में आगे है, लेकिन शिक्षा की क्वालिटी में हम बहुत आगे नहीं हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी में बहुत फर्क है। हमारे पास स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी स्कूल्स भी हैं, आपके हायर सेकेंडरीज हैं, बहुत कुछ है हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है। लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इसमें मैं सरकारी स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट का जिक्र नहीं कर रहा। सरकारी स्कूल्स के अंदर हम लोग कितने ऐसे टीचर्स हैं जो ठीक से शिक्षा दे पा रहे हैं, कितने ऐसे क्लासेस हैं जिनको स्मार्ट क्लासरूम्स में तब्दील कर दिया गया है, कितने ऐसे स्कूल्स हैं जिनको मॉडल स्कूल्स बनाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि करियर काउंसलिंग फॉर एग्जांपल, बच्चों का मार्गदर्शन करने वाला आज भी कोई नहीं है। 10वीं में और 12वीं में ऐसे पॉइंट्स बच्चों के लाइफ में आते हैं जहां पर आपको उन्हें बताना पड़ता है कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आपके टाइम में था ऐसा? हमारे टाइम पर भी नहीं था। तो आपने कैसे फिर ये राह चुनी? हम लोग सरकारी स्कूल्स में पढ़े ही नहीं, हम लोग प्राइवेट स्कूल्स में थे। प्राइवेट स्कूल्स में भी हम, यानी पेरेंट्स ही आपके मार्गदर्शक बने? पेरेंट्स, उन्होंने आपका मार्गदर्शन कर दिया, आप उसी पथ पर चलते रहे और आज आप सक्सेस हुए। जी, और यही प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि ये सरकारी स्कूल्स में आ रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे अगर मैं नूरपुर की बात करूं तो आधे से ज़्यादा आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में, अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं तो वहाँ पर सब सब्जेक्ट्स नहीं हैं। आर्ट्स हैं तो मेडिकल नॉन मेडिकल नहीं होगा, बच्चों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। अब दूर जाने का काम लड़के तो कर लेंगे, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ ऐसा नहीं कर पाती। 10वीं के बाद +1 +2 की किताबें भी आपको खरीदनी पड़ती हैं, आपको वो सरकारी मुफ्त नहीं मिलती। हमने सुना है कि आपने एक NGO बनाई है, उसके थ्रू आपने ये भी बीड़ा उठाया हुआ है। जी जी जी, जो हमारी लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरीज में हम लोग यही कर रहे हैं कि हम +1 +2 की किताबें, ग्रेजुएशन की किताबें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबें। यानी आपने मन बना लिया है कि अब आप जो सर्विस, जिस पब्लिक सर्विस में आप हैं, उसमें वापस नहीं जाएंगे, या जाएंगे, क्या करेंगे आप? जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो मेरा यही प्लान है कि दिसंबर 2022 में जब मेरी लीव खत्म होगी तो मैं वापस जाना चाहूँगा। वैसे आपका मन है कि नहीं? क्योंकि आप हिमाचल से, वैसे तो ऐसा मैं कह नहीं सकता कि ऐसा करना भी नहीं, कहना भी नहीं चाहिए, अनदर स्टेट, और यहाँ का कल्चर, यहाँ की आबो हवा जिसमें आप रच बस चुके हैं, पापा का साया आपके सर पे नहीं है, तो कहीं आपका मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप न्यूज़ 18 पे बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए, सर्कमस्टांसेस नो डाउट बहुत चेंज हो चुके हैं। 2020 दिसंबर पापा के होने से पहले जो सर्कमस्टांसेस थे और अब जो सर्कमस्टांसेस हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपका मकसद क्या है? पब्लिक सर्विस हमेशा से वही रहा। किस तरह की पब्लिक सर्विस? अब देखिए, यहाँ पे कई प्रकार की पब्लिक, आप ऑलरेडी ही एक पब्लिक सर्विस सेक्टर में है। दूसरा ये है कि राजनीति के थ्रू पब्लिक सर्विस आजकल कहते हैं, और तीसरा ये है कि इंडिविजुअल रहेगा, जिस तरह से NGO आपने बना ली है, उसके थ्रू भी पब्लिक सर्विस होती है। अब इन तीनों में से किस में खुद को जो है वो सेटिस्फाई मानते हैं?
देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में तो मैं ऑलरेडी हूँ और जब मैं वापस जाऊँगा, अगर मैं वापस जाऊँगा तो मैं वही चीज़ कंटिन्यू करूँगा जो मैं पहले करता आया था। लेकिन तब तक का जो पीरियड है उसमें मैंने एनजीओ खोला है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड एनजीओ है। ठीक है। इसमें हम लोग अपना जो काम कर रहे हैं वो एक इंडिविजुअल तौर पर प्राइवेट सिटीजन्स के तौर पर कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी एक पूरी टीम जुड़ी है जिसमें आकाश शर्मा है, राहुल महाजन है, अंकित वर्मा, अंकुश शर्मा। हम 5 लोग ऐसे हैं जो हम लोग जुड़कर हर डिसीजन हम लोग मिलकर लेते हैं। और साथ ही साथ पापा के समय के कुछ ऐसे लोग हैं जो मार्गदर्शक बनकर हमारे साथ आज भी जुड़े हुए हैं। जब आप ऐसा काम करते हैं, जो एक्टिव पॉलिटिशियन है, उनको बुरा नहीं लगता? वो कभी सवाल नहीं उठाते कि वो कभी पूछते नहीं, वो कहते नहीं, कभी फोन कॉल कभी आया उनका? जी फ़ोन कॉल नहीं आया और शायद ये अच्छी बात भी है। फ़ोन कॉल नहीं भी आना चाहिए। कभी संपर्क में रहते हैं आपके कि नहीं? जी देखिए, मेरे या जो लिंक्स हैं एक्टिव पॉलिटिशियंस के साथ, वो पापा के थ्रू लिंक्स पहले से रहे हैं। नहीं, वो तो है ही है, लेकिन होता क्या है ना कि डिग्निटी चली जाती है ना, तो उसके बाद बहुत से लोग जो है वो फिर जो एक्टिव पॉलिटिशियंस होते हैं वो छोड़ने शुरू कर देते हैं। वो छोड़ रहे हैं या फिर अभी है वो वाला? देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक वो टच में संपर्क में है। पब्लिक फंक्शंस पे बहुत बार मुलाकात होती है। बुलाते भी हैं? बुलाते हैं और एक बहुत ही एक आश्वासन भी देते हैं आपको, कहते भी हैं कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, शाबाश। कुछ कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, पर वो अपना अपना उनका है। मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता, वो अपनी एक नेचर की बात होती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो एक्टिव पॉलिटिशियंस फिलहाल हमारे इलाके में है वो मुझसे बहुत बड़े हैं। मेरी उम्र के हिसाब से मुझे लगता है तकरीबन हमारी उम्र के डबल हैं इस टाइम। लेकिन आजकल डर उनको यही रहता है ना कि ऐसा ना हो कि ये यूथ जो है वो गड़बड़ ना कर दें, क्योंकि यूथ से बहुत डर लगता है उनको। देखिए मुझे लगता है कि 60 साल की उम्र में इतने ज़्यादा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के होने के बावजूद भी अगर आपको इनसिक्योरिटी है तो वो इनसिक्योरिटी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। उसमें लोगों का कोई लेना देना नहीं है, जनता का या हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग तो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, अपना काम कर सकते हैं। आगे अगर उस काम की वजह से किसी को इनसिक्योरिटी हो रही है तो वो उन पे रही। हम स्टडी लीव से पहले ही अगर किसी पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने आपको अप्रोच कर दिया तो आप क्या करने वाले हैं फिर? देखिए ऐसा है कि जब तक मैं सर्विस से रिज़ाइन नहीं कर देता तब तक ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं। अगर बाई द वे आपको ऑफर आ गया तो आप चले जाएंगे, रिजाइन करने के लिए तो चले ही जाएंगे। अब ये है कि ये फ्यूचर की एजम्पशंस हैं, अभी मन कर रहा है। पॉलिटिक्स आज की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? क्या सही मायने में हमें उस दिशा में जाना चाहिए और उसमें जाकर काम करना चाहिए, करना चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए? आपकी क्या सोच है? पर्सनली जी मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें राजनीति की समझ होना बहुत ज़रूरी है। राजनीति को एक शब्द के तौर पे हमने एक बहुत ही गलत कॉनोटेशन दे दी है। जब भी हम लोग आम डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, तो हम बोलते हैं नहीं यार वो इंसान जो है बड़ा गंदा है, वो राजनीति करता है। क्योंकि राजनीति शब्द को ही हमने इतना बुरा बना दिया। बिल्कुल, हम लोगों ने ये देख लिया है कि राजनीति में जो आएगा, जो व्यक्ति काम करेगा वो अच्छा काम तो करने से रहा, वो या तो खुद की कमाई करेगा या अपने आसपास के कुछ लोगों को 4-5 ठेके दिलवा देगा, या उनको कोई राशन का डिपो दिलवा देगा, या फिर उनको कोई एजेंसी दिलवा देगा। इसके अलावा इससे बाहर हम लोग सोचना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे सामने कभी उस तरह का एग्जाम्पल सेट हुआ ही नहीं। हमें ये पता ही नहीं है कि राजनीति के तौर पर उसके अंदर जाकर आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास होते हैं। और जैसा आपने पहले पूछा, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि मान लीजिए हम किसी गांव में जाते हैं, किसी का घर बनवाने के लिए जा रहे हैं, हमने उनका घर तो बनवा दिया, लेकिन 2 किलोमीटर कच्ची रोड से जो हम लोग चलकर गए, उस रोड को हम हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि वो रोड या तो विलेज रोड है या डिस्ट्रिक्ट रोड है, और वो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी या स्टेट पीडब्ल्यूडी के अंडर आता है। तो हम इन चीज़ों में कुछ जगह पर आकर अपने आप को, अगेन जैसा मैंने बात की, बंधा हुआ फील करते हैं। इसमें हमारे पास उन अधिकारियों को कांटेक्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता और कोई रास्ता नहीं रह जाता। आपने रिट पंचायत की बात करी थी जी, कि आपके पापा जी जो हैं वो रिट पंचायत से ताल्लुक़ रखते थे, और हम लोगों ने भी अभी कुछ दिन पहले ही देखा, वहाँ पर एक इशू उठा था कि रिट पंचायत में एक ऐसा बोर बना दिया है, बोरवेल बना दी गई है, जहाँ पर हैंडपंप लगाना ही भूल गए हैं और वो पानी जो है वो निकलता ही जा रहा है। तो आपने उस तरफ उनका ध्यान, प्रशासन का ध्यान आकर्षित नहीं किया? आपने इनिशिएट उसकी और लिया कि नहीं लिया? क्योंकि आपने बहुत कुछ किया इन 2 सालों में, देखा। जी 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 दरअसल टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस इशू के बारे में नहीं पता था। मुझे अभी आपके थ्रू पता चल रहा है कि इस तरह का कोई इशू हुआ है। मैं ज़रूर इसके बारे में एक बार अपने जो लोकल कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे बात करके पूछूंगा कि किस तरह का है, और अगर ऐसा होना चाहिए तो आजकल तो हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ आ गई है, 1100 नंबर। उस पर फ़ोन करके आप डायरेक्टली शिकायत कर सकते हैं। उस पर एक्शन होना हो वो अलग बात है। अब तक आपने किया है? बहुत बार। कितना, क्या क्या रिजल्ट्स हैं?
रिजल्ट्स उसके ये हैं कि उसे बार बार ऊपर के अधिकारियों को भेज दिया गया और उसका और बाद में ये भी resolution कह दिया जाता है कि हाँ जी सॉल्व हो गई आपकी, और सेटिस्फेक्शन रेट जो है जी जी देखिए ये मैं क्या कहना चाहूँगा कि 1100 नंबर का जो एक ये पर्पस था, इसको हमने शुरुआत की थी लोगों की मदद करने के लिए, ताकि लोगों के पास एक ग्रीवियंस रिड्रेसल का, एक कंप्लेंट करने का डायरेक्ट मीडियम बन जाए। लेकिन जैसा कि हर सरकारी स्कीम के साथ होता है, और वो हम खुद देख रहे हैं कि बहुत सारी सरकारी स्कीम्स हैं लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब हम लोग एक घर में गए जहाँ पर एक बेटी की शादी थी, परिवार बीपीएल नहीं था, पिता दिहाड़ीदार थे, लेकिन पंचायत ने किसी कारणवश उनका नाम बीपीएल में नहीं डाला था जी। इसकी वजह से उन्हें शगुन योजना का लाभ नहीं मिल सकता। अब क्या जो व्यक्ति बीपीएल में नहीं है उन्हें शगुन योजना के अंतर्गत मदद नहीं मिलनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आया। हम लोगों ने क्राउड फंडिंग के थ्रू, हम सब टीम मेंबर्स ने मिलके उनके लिए उतना अरेंजमेंट कर दिया, जितना 31,000 सरकार देती उतना 31,000 हम लोगों ने उनके लिए अरेंजमेंट कर दिया। इसके अलावा हमने अपनी तरफ से उन्हें राशन भी दिया। लेकिन बात वही थी कि सरकारी स्कीम का यदि लाभ ही लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाएगी, तो कागजों पर खाली लिखने का उसे क्या फायदा है? उसका कोई तुक नहीं। यानी आप अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं तो आप इन्हीं चीजों पर जो है वो फोकस करेंगे, मूलभूत ये जो चीजें होती हैं उसको उजागर करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। क्यों? देखिए, मूलभूत फैसिलिटीज़ के बारे में, मूलभूत चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेट में वैसे है लोगों को? क्या लगता है? बिल्कुल नहीं। तो ये जो सरकार जो देती है उनके नुमाइंदे क्या लगता है आपको, फेल्योर है उनका? देखिए क्या होता है ना कि एक टॉप डाउन सिस्टम बन गया है हमारे यहाँ पे। जानकारी मान लीजिए आपके ऊपर से सैंक्शन हुई, ठीक है, वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसी ऑफिस में पहुंची, डीसी उनको एसडीएम ऑफिस में भेज देंगे। एसडीएम ऑफिस जो है इलेक्टेड ऑफिशियल्स जो उनके अंडर आते हैं ब्लॉक के, चाहे वो बीडीसी मेंबर्स हों, प्रधान हो पंचायतों के या जिला परिषद हो, वो उन तक दे देते हैं। लेकिन क्योंकि ये भी पॉलिटिकल पोस्ट्स हैं, इसलिए प्रधान के लेवल पर भी मैंने देखा है, इक्का दुक्का अगर आप छोड़ दें तो वहां पर आकर भी ये सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित होकर रह जाते हैं जो प्रधान के फेवरेट हैं, जिन्होंने उनको जिताया है। जब आप जीत गए हैं तो आप सबके प्रधान हैं। ये भी सुनने में आता है कि सिर्फ ये जो बीपीएल है या ईपीएल है, ये जो फैसिलिटीज होती हैं, ये सिर्फ चुनिंदा परिवारों को ही एट अ टाइम दी जा सकती है। तो फिर बाकी जरूरी नहीं है, हो सकता है कि 50 लोगों को ये दी जानी हो पंचायत की ओर से, लेकिन 500 लोग जो है वो गरीब उस श्रेणी में आते हैं, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हैं, तो क्या? सबसे पहली बात ये है कि हम लोगों को जो बेनिफिशियरीज हैं उनको ठीक से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमारा एक क्राइटेरिया बना है जो SECC के थ्रू सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में हुआ था। उसके अंतर्गत जो एक क्राइटेरिया बना है जिसके थ्रू आप बीपीएल कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और उनको आइडेंटिफाई करके एक जो आम जलास होता है, जो ग्राम सभा की मीटिंग होती है, उसमें आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपने किसको रखना है और किसको निकालना है। हर पंचायत के पास एक कोटा आता है, पॉपुलेशन के ऊपर निर्भर होता है वो। अब क्या हो रहा है कि पंचायतों में आपके 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं बीपीएल में शामिल जिनको बीपीएल की ज़रूरत ही नहीं है। 3 स्टोरी के मकान बनाकर रखे हैं लेकिन बीपीएल में नाम है। घर में बाइक्स हैं, घर में गाड़ियां हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, माइक्रोवेव ओवंस हैं, लेकिन बीपीएल में नाम है। तो यही तो चैलेंज है ना। अगर आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं तो आपके लिए भी ये चैलेंज हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त आप फोकस्ड हो जाएंगे वोट बैंक की पॉलिटिक्स पे। तो इसीलिए डर्टी पॉलिटिक्स जो है वो नाम दिया जाता है और पॉलिटिक्स को डर्टी बना दिया गया है। तो आप इस उलझन से बीइंग अ युवा और बीइंग अगर पॉलिटिशियन बनते हैं तो इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे? आपके पास क्या स्ट्रेटजी है इसके लिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ के लिए बताना चाहूँगा। जैसे आपने वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात की, वैसे तो अभी इस तरह का कोई इरादा नहीं है, लेकिन यदि हम लोग कल को पॉलिटिक्स में आते हैं, इस तरह की सिचुएशन बनती है, तो मुझे लगता है कि वोट बैंक के ऊपर अगर आप फोकस करने की जगह ना आप अपने काम के ऊपर फोकस करेंगे तो आपका वोट बैंक ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। आपको बार बार हर 5 साल में आपको शायद घर से बाहर निकलने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा काम किया होगा और वो काम लोगों को दिखेगा। कई बार ऐसे रिजल्ट्स आए हैं कि जिन लोगों ने ज़्यादा काम किया है ना, उनको लोगों ने नकार दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे फिर आप? देखिए, मेरा पॉलिटिक्स से फिलहाल जैसे मैंने बताया कोई लेना देना नहीं है, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जा सकता, उसमें मुझे नहीं पता। आपके पास स्ट्रेटजी तो होनी चाहिए ना। आपके पास स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? हो सकता है कि वही नीति पे जो हमारे आज की तारीख में जो एक्टिव पॉलिटिशियन है, माफ कीजिएगा, वो शायद इस दिशा में काम करें आपके कहने पे। देखिए, ऐसा है कि जब वो सिचुएशन आएगी तो वो स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि मैं बनाने में ज़्यादा कैपेबल नहीं हूँ। मेरे टीम मेंबर्स जिनके मैंने नाम लिए हैं वो बनाने में की स्ट्रैटेजी ज़्यादा कैपेबल है, और हम लोग इसलिए बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करते हैं साथ में, क्योंकि जहाँ पर इसलिए मैं सोच तो सकते हैं ना, क्योंकि न्यूज़ 18 ने आज आपके सामने टॉस किया है तो सोच तो सकते ही हैं।
जी आप कह रहे हैं तो डेफिनेटली सोचेंगे। इतना हम आपको बोल सकते हैं कि डेफिनेटली सोचेंगे। चलिए, आपने जो एनजीओ बनाई है बीते 2 सालों में हम लोगों ने देखा है। मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। जी, आप प्रश्न जो एक पहला मेरा अधूरा रह गया, आपने पूछा था कि बीपीएल में जो बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई होते हैं उनको किस तरह से ठीक से किया जाएगा। देखिए, इसके लिए पंचायती राज जो एक्ट है 1993 का, उसी के अंतर्गत एक बहुत बढ़िया प्रावधान है सोशल ऑडिट का, और उस प्रावधान को मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ना उनके बारे में पता होता है और ना ही उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहे ऑफिशियली या अनऑफिशियली ऐसे लोगों की एक टीम बना दें जिनका सिर्फ कार्य ही ये है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्राइटेरिया बेस्ड जो है सब कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। आप पंचायत में जितने लोगों को बुला रहे हैं, आप उनको इतना एजुकेशन प्रोवाइड करवा दें, इतने एम्पावर उनको कर दें कि वो खुद ही अपनी पंचायत में खड़े होकर, अभी एक डर है, एक हिचक है कि प्रधान से बात कैसे करें। लेकिन यदि जैसे लाइब्रेरीज का हमारा कॉन्सेप्ट है, आज जो कि बच्चे पढ़ेंगे आने वाले 5 साल में या आने वाले 10 सालों में, ये पीढ़ी अपने पंचायत घर में जाकर खड़े होकर अपने प्रधान से ये पूछने में सक्षम होगी कि इस व्यक्ति का नाम बीपीएल में क्यों है और इसका क्यों नहीं है। तो हम उस तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हैं, एक उस तरह की टीम्स क्रिएट करना चाहते हैं जो ग्राउंड लेवल पे जाकर इस तरह की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने वाले काम करें। हमने देखा है कि आपने जब से कोविड काल आया है उसके बाद से जो ये आपकी एनजीओ भी सामने आई है, उसमें 2 सेक्टर में आप अपने बिल्कुल फादर के पदचिन्हों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, कि आपने जो है वो जिस तरह से मेडिसिन किट्स बनाकर जो है वो आपने सप्लाई की हैं, दी हैं, डिस्ट्रीब्यूट की हैं, और साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर में भी आप लोगों ने जिस तरह से काम किया, जैसे कि मुफ्त में जो है किताबें तो खैर आप लोगों ने खरीदी हैं कि कहाँ से लाए हैं आप लोग, लेकिन जो है वो उनको बांटी है। तो क्या आप अपने फादर के पदचिन्हों पर चल रहे हैं या फिर ये आपकी खुद की सोच है, और इस दिशा में कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं? जी दरअसल मैं मिक्स्ड उसको कहना चाहूँगा, बिकॉज सोच जो है वो पापा की है। मैं मानता हूँ कि मैं सिर्फ उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और इसकी एग्जीक्यूशन के लिए किताबें जैसे आपने बताया, हम लोग इसके लिए पापा की ही पॉलिटिकल पेंशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी उनकी फैमिली पेंशन मम्मा को आती है, हम उसे कम्प्लीटली इस काम में डेडिकेट कर देते हैं, ताकि उनके नाम पर जो भी, देखिए जो पैसा आ रहा है वो जनता का पैसा है, अल्टीमेटली इट इज़ टैक्स पेयर्स मनी। जितने भी एमएलएस को या एक्स एमएलएस को जो भी तनख्वाह मिलती है वो मेरे और आपके पैसे से मिलती है। तो उस पैसे को यदि हम इतने सक्षम हैं कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम क्यों ना उसको किसी ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर हम किसी और के लिए वो वरदान साबित हो सके। आज की तारीख में हम लोग देख रहे हैं कि यूथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा, खासतौर पर आपके इलाके वाली जो बेल्ट है उसमें तो ज़्यादा ही है, नशे की ओर जा रहा है। क्या वजह आप मानते हैं उसके लिए, और आप उसके लिए किस तरह से काम करेंगे? देखिए, उसकी वजह भी मेरे नज़र में 2 या 3 वजह हैं। सबसे पहली वजह अगेन घूम फिर कर हर बात आ जाती है एजुकेशन के ऊपर। बच्चों के पास वहाँ पर रास्ते क्या है? आपने 12वीं कर ली, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं है तो आप ITI में चले गए, कोई एक ट्रेड सीख ली, आपने प्लम्बर बन गए, इलेक्ट्रिशियन बन गए, 2-3 साल के लिए प्लम्बरी की और आपको रियलाइज़ हुआ कि इसमें तो काम है ही नहीं, यहाँ पर मेरे पास पैसा नहीं है। और एजुकेशन, क्योंकि आपको गाइड करने वाला कोई नहीं था, आपको कोई ये बताने वाला नहीं था कि नहीं यार +2 के बाद ग्रेजुएशन करो, हो सकता है आपके पास अब 10 एग्जाम्स को देने के आप केपेबल हो जाओ। दूसरा क्या है कि बच्चे आर्मी की दौड़ लगाते दिख जाते हैं, बाहर आपको सड़कों पर बहुत दौड़ भाग करते हैं कि आपको फॉरेस्ट गार्ड बनना है, आर्मी में जाना है, क्योंकि एक दौड़ लग गई है आपको सरकारी नौकरी के पीछे भागने की। प्राइवेटली आप कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है। यदि आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो सरकार के थ्रू आप स्वावलंबन का लोन ले सकते हैं, उसके बारे में किसी को नहीं पता। जिनको पता है वो कागजी कार्यवाही के अंदर इतना फंस कर रह जाते हैं कि उन्हें लगता है कि छोड़ो, जो भी करना होगा हम अपने लेवल पे कर लेंगे। 2 की मुख्य चीज़ें हैं कि जब आप लाइफ में एजुकेशन ना होने की वजह से अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, वो एक मेजर कारण है आगे बढ़कर एक नशे के साइड में जाने का, क्योंकि बंदा, एक जो भी व्यक्ति है वो इतना डिस्ट्रेस में आ जाता है, उसको इतना ज़्यादा एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो जाती है कि उसके पास और कोई साधन ही नहीं बचता, तो उसे लगता है कि नहीं, ड्रग्स में जाकर या शायद इस नेक्सस के साथ जुड़कर हम लोग थोड़ा बेटर फील कर सके, थोड़ा सा बेहतर हो सके अपने बारे में। चलिए अखिल जी, आप इस टॉक शो में शामिल हुए, आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। एक तो आप पहले ही जो है पब्लिक सर्विस में है, लेकिन जिस तरह से अगर पॉलिटिक्स में भी आपको मौका मिलता तो आप जरूर जो है उसमें आगे आएँ, और जिस तरह की नीतियों की आप बात करें वो भी आप उनमें जरूर बनाएं। तो फिलहाल इस टॉक शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। शुक्रिया।